नमस्ते दोस्तों, मानस दर्पण में आपका स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े स्तंभ, जिनकी आवाज़ के बिना बॉलीवुड अधूरा है, एक दूसरे से 4 साल तक बात करना तो दूर, एक साथ माइक पर खड़े होने से भी कतराने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुर कोकिला लता मंगेशकर और शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी की। एक ऐसा दौर आया जब इन दो दिग्गजों के बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो धड़ों में बट गई। लेकिन क्या यह सिर्फ दो बड़े कलाकारों के ईगो की लड़ाई थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा काला रहस्य था जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस अनसुने सच से पर्दा उठाएंगे जिसने पूरे संगीत जगत की नींव हिला दी थी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में जो खुलासा होगा वो आपके होश उड़ा देगा। बात 1960 के दशक की शुरुआत की है। उस समय हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में था। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे थे, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ी थी, रॉयल्टी। लता मंगेशकर का मानना था कि फिल्म के गानों से होने वाली भारी भरकम कमाई में सिर्फ निर्माताओं का नहीं बल्कि गायकों का भी हक होना चाहिए। उनका तर्क बेहद मजबूत था। अगर संगीतकार और प्रोड्यूसर गानों की ग्रामोफोन रिकॉर्ड बिक्री से सालों साल तक पैसे कमाते हैं, तो वह आवाज़ जिसने उस गाने को आत्मा दी, उसे खाली हाथ क्यों छोड़ दिया जाए? लता जी ने इस हक के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की और इंडस्ट्री के सभी बड़े गायकों को एक मंच पर आने का बुलावा भेजा। लेकिन यहीं से एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रफ़ी साहब जैसा बेहद शांत, नेक और दरिया दिल इंसान लता जी के इस कदम के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? क्या रफ़ी साहब को पैसों से नफरत थी, या कहानी कुछ और ही थी? दरअसल रफ़ी साहब का अपना एक अटूट सिद्धांत था। उनका कहना था कि एक बार जब किसी प्लेबैक सिंगर ने रिकॉर्डिंग के समय अपनी तय की हुई फीस ले ली, तो उस गाने पर उसका कोई कानूनी या नैतिक हक नहीं रह जाता। वह अक्सर बेहद सादगी से कहते थे, जैसे एक मजदूर को उसकी दिहाड़ी मिल गई, वैसे ही हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। उसके बाद मालिक उस मकान से कितना कमाता है, उसमें मजदूर का हिस्सा नहीं होता है। अब सोचिए, एक तरफ लता जी की आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी सोच थी, और दूसरी तरफ रफ़ी साहब की अपनी सादगी भरी नैतिकता। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर टकराव तय था। यह वैचारिक मतभेद धीरे धीरे सुलग रहा था, लेकिन यह ज्वालामुखी बनकर कब फटा? साल 1961, फिल्म थी माया, और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी एक बेहद खूबसूरत गाने की, तस्वीर तेरी दिल में। गाना तो रोमांटिक था, लेकिन स्टूडियो के अंदर का माहौल बेहद गर्म था। रिकॉर्डिंग के ब्रेक के दौरान संगीतकार जय किशन और रफ़ी साहब के बीच रॉयल्टी के इसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। लता जी भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने चुप रहने के बजाय बेहद मजबूती से रॉयल्टी का पक्ष लिया और रफ़ी साहब के तर्कों का विरोध किया। यह बहस इतनी व्यक्तिगत और इतनी कड़वी हो गई कि रफ़ी साहब, जो कभी गुस्सा नहीं करते थे, उन्होंने गुस्से में लाल होकर कह दिया, अगर ऐसा है तो आज से मैं लता के साथ कभी नहीं गाऊंगा। इसके जवाब में लता जी के आत्मसम्मान को ठेस लगी और उन्होंने भी पलटकर कह दिया, आप क्या नहीं गाएंगे, मैं खुद आपके साथ कभी काम नहीं करूंगी। सोचिए, उस पल स्टूडियो में मौजूद लोगों के पैरों तले ज़मीन कैसे खिसक गई होगी। यह सिर्फ दो गायकों का झगड़ा नहीं था, यह हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े रोमांटिक दौर पर फुल स्टॉप लगने जैसा था। इसका मतलब था कि अब भारतीय सिनेमा में कोई भी रफ़ी लता का युगल गीत नहीं हो सकता था। संगीतकार के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। क्या अब हिंदी फिल्मों का वो सुरीला जादू हमेशा के लिए खत्म होने वाला था? दोस्तों, आगे जो हुआ उसने संगीत के इतिहास को ऐसे बदला कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन उस खामोशी के दौर की दास्तान शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको भी लगता है कि लता जी की रॉयल्टी की मांग सही थी? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानना पसंद करते हैं तो अभी मानस दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। अब फिल्म इंडस्ट्री दो खेमों में पूरी तरह विभाजित हो चुकी थी। फिल्म मेकर्स के सामने एक धर्म संकट था कि वे अपनी फिल्म के लिए किसे चुने, लता जी को या रफ़ी साहब को। दोनों को एक साथ लाना नामुमकिन था। ऐसे में संगीतकारों ने विकल्पों की तलाश शुरू की। लता जी ने उस दौर के उभरते हुए गायक महेंद्र कपूर के साथ जोड़ी बनाई और कई गाने गाए। वहीं दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने लता जी की जगह लेने के लिए सुमन कल्याणपुर को बढ़ावा देना शुरू किया। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ काफ़ी हद तक लता जी से मिलती जुलती थी। कई गाने हिट भी हुए, जैसे फिल्म जहां आरा का गाना बाद मुद्दत के यह घड़ी आई। लेकिन इंडस्ट्री के पारखी जानते थे कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो रफ़ी लता की जोड़ी का वो रूहानी जादू, वो तान और वो केमिस्ट्री किसी भी दूसरी जोड़ी में मिलना नामुमकिन थी।
1963 से लेकर 1966 का दौर, यह 4 साल भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक गहरे काले सन्नाटे की तरह थे। शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, एस.डी. बर्मन और नौशाद साहब जैसे महान संगीत निर्देशकों की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वे जानते थे कि उनकी फिल्मों की सफलता आधी रह गई है, क्योंकि मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री के लिए जो परफेक्ट प्लेबैक कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो टूट चुका था। नौशाद साहब ने कई बार दोनों के घरों के चक्कर काटे। उन्होंने रफ़ी साहब को समझाया, फिर लता जी के पास गए, लेकिन दोनों ही अपने अपने उसूलों के इतने पक्के थे कि कोई भी झुकने या पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या सिर्फ रॉयल्टी ही एकमात्र वजह थी या पर्दे के पीछे कुछ और लोग थे जो इन दोनों दिग्गजों की इस दूरी का फ़ायदा उठाकर अपनी रोटियां सेक रहे थे? दोस्तों, यह वीडियो अब उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां आपको पता चलेगा कि कैसे इस महायुद्ध का अंत हुआ और वो कौन सा गुप्त समझौता था जिसके बारे में आज तक किसी किताब में नहीं लिखा गया। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच्चे संगीत प्रेमी हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद की घटनाएं इतनी तेज़ी से बदलती है कि अगर आपने 1 मिनट भी मिस किया तो आप पूरी कहानी का मुख्य सिरा खो देंगे। मानस दर्पण पर हम हमेशा आपके लिए पूरी रिसर्च के साथ ऐसी कहानियाँ लाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब बढ़ते हैं उस ऐतिहासिक साल की तरफ जिसने इस 4 साल पुरानी बर्फ को पिघला दिया। साल 1967। साल 1967 की शुरुआत हुई। फैंस का सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। पूरी इंडस्ट्री में इस बात को लेकर हाहाकार मचा था कि बिना रफ़ी लता के संगीत का स्तर गिर रहा है। तभी एंट्री होती है दादा यानी सचिन देव बर्मन की। एस.डी. बर्मन एक ऐसे संगीतकार थे जिनका सम्मान लता जी और रफ़ी साहब दोनों ही पिता समान करते थे। बर्मन दादा ने भांप लिया था कि यह जिद अब संगीत के भविष्य को निगल रही है। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने पास बुलाया और बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, रफ़ी, तुम्हारा यह झगड़ा सिर्फ लता से नहीं है, यह संगीत के उन करोड़ों चाहने वालों के साथ अन्याय है जो तुम्हारी आवाज़ के संगम के लिए तरस रहे हैं। क्या तुम्हारा ईगो संगीत से बड़ा हो गया है? रफ़ी साहब, जो दिल के बेहद कोमल और खुदा से डरने वाले इंसान थे, दादा की यह बात सीधे उनके दिल में जा चुकी। लेकिन सवाल यह था कि बर्मन दादा की बात सुनने के बाद भी पहल कौन करेगा? क्या लता जी अपना कदम पीछे हटाएंगी या रफ़ी साहब अपनी बात से मुकरेंगे? इसके लिए एक बेहद और बहुत बड़ा मंच चुना गया। संगीतकार जयकिशन ने एक विशेष लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां मौजूद थी। दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी। स्टेज पर घोषणा होती है और लता मंगेशकर माइक के सामने आती है। तभी विंग्स के पीछे से मोहम्मद रफ़ी धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हैं। पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। रफ़ी साहब ने अपनी उसी चिरपरिचित मुस्कान के साथ लता जी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, लता जी, पुरानी बातें तो बीत गई, अब संगीत को वापस उसके घर लाते हैं। लता जी की आंखों में भी उस पल आंसू आ गए। उन्होंने उस बड़े दिल वाले इंसान का हाथ थाम लिया। उस ऐतिहासिक शाम को मंच पर न सिर्फ 2 महान कलाकार मिले, बल्कि भारतीय संगीत का खोया हुआ स्वर्ण युग वापस लौट आया। उसी समय उन्होंने स्टेज पर एक साथ गाया और फिर स्टूडियो में जाकर फिल्म ज्वेल थीप का वो अमर गाना रिकॉर्ड किया, दिल पुकारे आरे आरे। जब यह गाना सिनेमा घरों में गूंजा तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा लगा जैसे बिछड़े हुए 2 भाई या 2 सुर मिल गए हों। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इतिहास की किताबों में तो यही दर्ज है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर क्या वाकई ऐसा था? क्या उस सुलह के बाद सब कुछ उतना ही सामान्य था जैसा पहले था? अब हम उस सच की ओर बढ़ रहे हैं जो आज तक आम जनता से छिपाया गया। ध्यान से सुनिए। भले ही दोनों ने साथ गाना शुरू कर दिया था, लेकिन रॉयल्टी का वो मुख्य मुद्दा जिसके कारण यह पूरी दरार पैदा हुई थी, उसका क्या हुआ? क्या लता जी ने अपनी मांग छोड़ दी थी या रफ़ी साहब ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे? असल में लता जी की वो 4 साल की लंबी और अकेली लड़ाई बेकार नहीं गई थी। धीरे धीरे ही सही, निर्माताओं को झुकना पड़ा और गायकों को उनके गानों पर रॉयल्टी मिलना शुरू हुई। रफ़ी साहब ने भले ही व्यक्तिगत रूप से अपने सिद्धांतों के कारण रॉयल्टी के पैसों को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन लता जी की उस जिद ने आने वाली पीढ़ियों के गायकों जैसे किशोर कुमार, अलका याग्निक, सोनू निगम और आज के अरिजीत सिंह का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा लूप होल यानी एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसका जवाब आज तक किसी इंटरव्यू में साफ साफ नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि इस सुलह के कुछ सालों बाद लता जी ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने रफ़ी साहब के परिवार को बेहद आहत कर दिया था? एक ऐसा दावा जिसने रफ़ी साहब की ईमानदारी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उस दावे के पीछे का सच क्या था?
यह बात है साल 2012 की। रफ़ी साहब के इस दुनिया से जाने के कई सालों बाद लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि 1967 में जो सुलह हुई थी वो रफ़ी साहब की पहल पर नहीं बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि संगीतकार जय किशन ने उन्हें रफ़ी साहब द्वारा लिखा गया एक माफ़ीनामा ला कर दिया था। लता जी का कहना था कि रफ़ी साहब ने लिखित में उनसे माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद ही उन्होंने उनके साथ गाना स्वीकार किया। इस बयान ने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। रफ़ी साहब के करोड़ों चाहने वाले और उनके परिवार वाले इस दावे से स्तब्ध रह गए। जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के सामने नहीं झुका, जिसने अपने सिद्धांतों के लिए लता जी जैसी हस्ती से नाता तोड़ लिया, क्या वो वाकई एक माफ़ीनामा लिख सकता था? रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने लता जी के इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने चुनौती दी कि अगर ऐसा कोई माफ़ीनामा वजूद में है तो लता जी उसे दुनिया के सामने लाएं। लेकिन वो चिट्ठी कभी सामने नहीं आई। तो फिर सच क्या था? असल सच यह था कि वो माफ़ीनामा कभी रफ़ी साहब ने लिखा ही नहीं था। यह फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े संगीतकारों और निर्माताओं की एक सोची समझी सफ़ेद साजिश थी। वे जानते थे कि लता जी बेहद स्वाभिमानी है और बिना किसी लिखित पहल के नहीं मानेंगी, और रफ़ी साहब इतने सीधे हैं कि वे कभी इस बात की तह तक नहीं जाएंगे। संगीतकारों ने खुद एक नकली ड्राफ्ट तैयार किया और वो तैयार करके लता जी को यह विश्वास दिलाया कि रफ़ी साहब झुक गए हैं, ताकि दोनों को वापस माइक पर लाया जा सके। यानी वो महान सुलह एक खूबसूरत झूठ की बुनियाद पर टिकी थी, जिसे दोनों कलाकार सच मानते रहे। ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। दोनों अपने अपने सिद्धांतों के पक्के, लेकिन संगीत के लिए दोनों का दिल एक था। दोस्तों, आपको यह अनसुना सच जानकर कैसा लगा? क्या संगीतकारों का वो झूठ सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए मानसवी दर्पण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ख्याल रखें अपना।